हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के टॉपिक आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। देखिए, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कि आखिर वो होता क्या है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आए और वेव थ्योरी उनको कैसे एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। वहीं से आगे हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए डिस्कशन है वो पूरा का पूरा कंसंट्रेट रहेगा इस बात पर कि वेव थ्योरी जो थी हमारी वो कैसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और एल्बर्ट आइंस्टीन ने एकदम नई पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबके सामने रखा, यानी कि नए तरीके से सोचिए चीजों को, और फिर जाकर वहां से उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज्ड अ रेडिकली न्यू पिक्चर। इन्होंने एकदम नई पिक्चर सबके सामने रखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर और उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। यहां पर उन्होंने ये माना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब वो फॉल होता है मैटर में, यानी कि रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन जब होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट था उसी को ही चेंज कर दिया और कहा कि आप इसको नहीं ऐसे सोचिए। तो ये चीज मानी गई, ये चीज सोची गई कि जो लाइट है जब भी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है वो कंटिन्यूअस वहां पर मैटर के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी जाती, वो पैकेट ऑफ एनर्जी वहां पर आती है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी आती है, ये चीज देखी गई। तो रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसको कि बोला गया क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के एनर्जी क्वांटा की बात करी। क्वांटा मतलब एक ऐसी चीज जो ऐसे हो, कुछ एक पैकेट की तरह, एनर्जी पैकेट जैसे बोला जाए तो एनर्जी पैकेट की तरह है। ठीक है, तो रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस जो है वो एनर्जी ऐसे फॉल हो रही है। उन्होंने कहा कि ये मानिए कि जो रेडिएशन है उसमें पैकेट्स 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 इस तरीके की बनी हुई, यानी कि क्वांटा ऑफ एनर्जी की बात करी, एनर्जी पैकेट्स की बात करी। और ये कहा कि अगर जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उस एक क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, एच न्यू। एक क्वांटा की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन से आकर भिड़ता है कौन, इस इलेक्ट्रॉन से आकर भिड़ता है कौन, वो हमारा फोटोन। ठीक है, या क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी तक फोटोन का नाम नहीं आया। तो वो क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहां से टकराता है, वो क्वांटा ऑफ एनर्जी यहां से टकराता है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। तो होता क्या है यहां पर कि अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो जो यहां पर एनर्जी सप्लाई होती है एक बार में वो एच न्यू एनर्जी सप्लाई हो जाती है। ठीक है, वहां पर एच न्यू एनर्जी सप्लाई हो जाती है। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी कि एच न्यू ऑफ रेडिएशन इसको एब्जॉर्ब करता है। इफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एक्सीड्स द मिनिमम एनर्जी नीडेड, अगर वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की, यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर इसकी एनर्जी होती है तो ये एमिट हो जाता है विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर मैक्सिमम वाला टर्म क्यों आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए एक हमारे पास क्वांटा है जहां पर कि अगर हम लोग ये माने कि हम रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये जो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी आएगा एच न्यू के बराबर ही होगा। इसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। ठीक है, हमने कर दिया, एच न्यू के बराबर कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि इस एच न्यू में कुछ एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो जा रही है इस इलेक्ट्रॉन के जो वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करने में, यानी कि जो खर्च हुई उसको ऐसे लिख दिया गया कि इतनी एनर्जी खर्च हुई। अब ध्यान दीजिए, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी खर्च हुई है और ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है, मिनिमम एनर्जी। तो
अगर ये 5 है लेट अस सपोज, और ये मिनिमम एनर्जी हमारी 1 है, कितनी है? 1 है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कितनी होगी? 4। ये मिनिमम थी, ये अभी मिनिमम थी, ये और ज्यादा हो सकती है, ये 5 ही रहे, ये 2 हो सकता है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। ठीक है, इधर ये काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर अगर 5 है और ये 3 हो गया तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पर 5 है, ये 4 हो गया तो मिलेगा 1, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 हो गया, मिलेगा 0। यहाँ पर फिर क्या है? 5 है और वहां पर फिर 6 है, तो फिर वो निकलेगा ही नहीं। बट आपने देखा जहां पर हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वो क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, वही वर्क फंक्शन है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी थी? वही 1 थी। मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी थी? 1 थी, यानी कि 5 - 1 जब किया तो इधर वाला जो हिस्सा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसी कारण से उसको बोला गया है के मैक्स। के क्या बोला गया है? के मैक्स, के मैक्सिमम बोला गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है। जब हम बात करते हैं इस तरफ वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन क्योंकि मिनिमम होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस समय होती है। क्योंकि देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो इससे ज्यादा एनर्जी के साथ बंधे होते हैं, ये तो मिनिमम एनर्जी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन बंधा होगा, बाकी और एनर्जी के साथ वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधा हो सकता है। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस समय ये हमारी इक्वेशन निकलकर आई। तो यहां पर ये हुआ कि मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो और ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स बंधे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो थोड़ा कम होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये के इज इक्वल टू है हमारा एच न्यू माइनस, इसको मैं और जनरलाइज करके अगर आपको बताऊं तो के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्वांटा ऑफ एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो हमारा जो मेटल है उसमें किसी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो सबसे कम एनर्जी की है उसकी रिक्वायरमेंट, तो उस बाइंडिंग एनर्जी को बोल दिया जाता है फाई नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। तो ये जब सबसे कम होगा उस समय जो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब इस पे फोटोन ऐसे फॉल होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वजह से ये एक्सप्रेशन बन जाता है के मैक्स। क्योंकि कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद होंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या होगा? एच न्यू माइनस, जब बाइंडिंग एनर्जी हम कुछ ज्यादा करेंगे तो हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी, बट वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू में तभी होगी जब हम उस इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि मिनिमम एनर्जी के साथ बंधा हो, जिसको कि हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इस कारण से इस इक्वेशन में यहाँ पर के ई मैक्स लिखा जाता है। समझ पे आगे बात? ध्यान दीजिएगा इसको। तो मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। यानी कि अगर यहां पर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लेट अस सपोज, एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझने के लिए मैं ऐसा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करें यहां पर कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी है आपने इसको क्या किया? देखा कि यहां से जो एनर्जी फॉल हो रही है, लेट अस सपोज जो आपका एनर्जी क्वांटा है वो कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। ठीक है, लेट अस सपोज जो एनर्जी क्वांटा है वो कितना है, यानी कि एच न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। तो अब आप क्या देखेंगे कि यही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के पास फॉल हुआ, उतनी ही एनर्जी के इसके पास फॉल हुआ और उतनी ही एनर्जी के इसके पास फॉल हुआ। तो होगा क्या? इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिस्सा खर्च हो जाएगा इसके बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने में, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकलकर आ जाएगा। इसी के बाद जब इस पे देखेंगे तो 5 - 2 होगा, और इस पे देखेंगे तो ये 5 - 3 होगा, जिसके वजह से यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ रही है, और यहां पर ये जो निकल कर आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ रही है। तो अब गौर से देखिए, जहां पर वर्क फंक्शन जहां पर हमारा
बाइंडिंग एनर्जी सबसे मिनिमम थी, यानी कि जिसको कि वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वहीं पर हमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिली, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिली। बात समझ पे आई? ये चीज यहां पर हो रही है। ओके, इसी वजह से यहां पर इक्वेशन में केई मैक्स आता है। क्लियर? तो अब एक चीज और, यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, वो कैसे डिटरमाइन होती है, उस चीज को ही इन्होंने बताया कि जैसे हम लोग सोचते थे कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो अब हम तो वेव मान ही नहीं रहे। अब तो हम यहां पर वेव मान ही नहीं रहे, तो जब वेव मान नहीं रहे तो इंटेंसिटी फिर कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए उन्होंने भी एक नई चीज बताई कि देखो, अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करनी है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो, तो आप क्या करें, आप कुछ ऐसा देखें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड देखें। एक पर यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगा हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। एक फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक रेड कलर का सोर्स है। तो रेड कलर का अगर हमारे पास सोर्स होगा, रेड लाइट का एक सोर्स होगा, तो रेड लाइट के सोर्स होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर जो फोटॉन फॉल हो रहे होंगे वो एचन्यू एनर्जी के ही फॉल हो रहे होंगे। अब मान लीजिए कि एक सोर्स मैंने और बना दिया, तो एक सोर्स मैंने रेड लाइट का अगर और लगा दिया, तो इससे एक और फोटॉन, मान सकते हैं कि एक सेकंड में इस यूनिट एरिया में एक और, अगर इस तरीके से मैंने 10 बना दिए तो 10 फोटॉन्स यहां फॉल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो डिसाइड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। क्लियर? तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अब इस चीज को भी यहां से जस्टिफाई किया जा सकता है। वो जो हमारे पॉइंट थे कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो यहां से अब इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का है। तो अगर हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाए, यानी कि इंटेंसिटी जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़ेगा, जिसके कारण से यहां पर बैठे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर बैठे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराकर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इजेक्ट कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इजेक्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ पे? तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। However, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is determined by the energy of each photon. और जब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी देखनी हो एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर वो चीज डिपेंड करेगा। जो फोटोन फॉल हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बात समझ पे? तो इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़े, जिसके कारण से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ेंगे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी किस बात पर? जो फ्रीक्वेंसी है, जो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है उस पर। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है, ये उन दो पॉइंट्स को आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ये ग्राफ जो था हमारा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ रहा है, और दूसरा कि जो हमारा इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने या घटाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी हमारा रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम उस काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि ये सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग है हमारी। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन से डिफाइंड है, और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी, वो डिफाइंड है किस पर? किस पर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो अब हमारी जो
इक्वेशन है वो कैसे उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको यहाँ पर कैसे वो सारे सभी के सभी को इनकॉर्पोरेट करती है। आइए उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के मैक्स डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है। तो देखो फाई नॉट किसी मेटल के लिए हमारा कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो होगा क्या? होगा क्या यहां पर एच न्यू माइनस फाई नॉट जब करेंगे तो एच न्यू माइनस फाई नॉट की वजह से जो यहां पर हमारा एक तरीके से कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि एच कांस्टेंट फाई नॉट कांस्टेंट, तो ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। तो के मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, के मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये निकलकर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? So this happened because in Einstein's picture, photoelectric effect arises from the absorption of single quantum of radiation by a single electron। क्योंकि यहां पर हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ऐसा इस वजह से हो पा रहा है कि यहां पर जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर क्या होता है? टकराता है और अपनी पूरी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है। कुछ एनर्जी यूज होती है टू ओवरकम द वर्क फंक्शन और बाकी एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। साथ ही में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी नंबर्स को बढ़ाती है, एक फोटोन की एनर्जी को नहीं बढ़ाती। और फोटोन और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण से नंबर कितने भी बढ़ जाए, एक तो एक के साथ ही बढ़ रहा है, यानी 1 on 1 है वहां पर हमारा। ठीक है, तो अगर 10 फोटॉन्स आएंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढेंगे टकराने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता तो इंटेंसिटी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आएगी वो एक फोटॉन पर कितनी है वो उस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये चीज। तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारा यहां पर इस बेसिक प्रोसेस पर इररिलेवेंट हो जाता है। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से कोई मतलब नहीं है कि कितनी एनर्जी के साथ वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके बाद फिर आता है कि जो के मैक्स है वो हमारा नॉन निगेटिव होना चाहिए। अगर हम लोग देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी नॉन निगेटिव होनी चाहिए, यानी कि देखो काइनेटिक एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में देखो मास हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, वी पर अगर आप निगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी हमारी निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो जब वो निगेटिव नहीं हो सकती, अब यहां से के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये हमेशा रहेगी पॉजिटिव। तो ये जब हमेशा रहेगी पॉजिटिव तो इस वैल्यू को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा इससे, यानी कि एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट होना चाहिए हमेशा, यानी एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट, एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट हमेशा होना चाहिए। और एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट अगर होना चाहिए, एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट, तो हम लोग इस फाई नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच न्यू नॉट इस तरीके से, जहां पर कि न्यू नॉट हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। तो इस इक्वेशन से ये भी बात निकल कर आ गई कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर जो न्यू नॉट डिफाइंड होता है वो हमारा फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच, यानी कि वही एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू नॉट है वो क्या है? हमारी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी मटेरियल मेटल की होती है कि उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए तभी वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। क्यों? सीधी सी बात, जो वहां पर इलेक्ट्रॉन है वो किसी एनर्जी के साथ बंधा है तो उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी तो वहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। तो जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की वो ज्यादा होनी चाहिए, इस कारण से वहां पर फोटोन फॉल होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ एनर्जी के साथ।
जब एक सर्टेन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वहां पर होगी तभी। ठीक है, तो इस कारण से देखो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी इस इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये बताता है कि यहां पर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का रेडिएशन हुआ तो इंटेंसिटी चाहे जितनी भी हो, इंटेंसिटी चाहे जितनी भी हो, वहां से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन तो 1-on-1 होता है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, तो उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा नहीं है, वो आ गए हैं इलेक्ट्रॉन से भिड़ने। अब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आप ऐसा सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर बंधे हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कहीं पर बंधे हुए हैं, और उनको हिलाने डुलाने के लिए कोई ऐसा कमजोर सा आदमी आ जाए, यानी कि मान लो कि कोई पेड़ है, अब पेड़ को उखाड़ने के लिए कोई छोटा बच्चा आ जाए तो क्या उसको उखाड़ पाएगा? नहीं। पेड़ को बड़े आदमी भी नहीं उखाड़ पाएंगे, और बड़े आदमी भी नहीं उखाड़ पाएंगे। उसके लिए अलग से मशीन्स लगेंगी अगर उस पेड़ को उखाड़ना है। यानी कि क्या हो रहा है, हमें कंडीशन यहां पर सिर्फ इतनी है शुरुआत से ही कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, उस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो 1-on-1 की वजह से ये सारे चीजें निकलकर आ रही हैं। ठीक है, तो क्या है सीधा सीधा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन किया है इस पिक्चर पर, यानी कि फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट पर जो हमारा है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जितना है वही हमारा नंबर, जितने फॉल हो रहे हैं वही हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर देयरफॉर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल। तो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, ग्रेटर एनर्जी की बात नहीं करी गई, ग्रेटर नंबर्स की बात करी गई है, तो जितने ज्यादा ग्रेटर नंबर्स होंगे क्वांटा के, एनर्जी क्वांटा के, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी क्वांटा को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करता है कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फोटोन की जो इंटेंसिटी यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उससे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज यहां से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो in Einstein's picture, the basic elementary process involved in photoelectric effect is the absorption of light quantum by an electron. This process is instantaneous. अब क्योंकि एक फोटोन आकर एक इलेक्ट्रॉन के साथ भिड़ रहा है, तुरंत ऐसे भिड़ रहा है, तो अगर दो चीजों को ऐसे किया जाए तो भिड़ने में उनको समय नहीं लगता, और जैसे ही भिड़े वैसे ही वो क्या होते हैं, पूरे की पूरे एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो जो नो टाइम लैग वाली बात थी, नो टाइम लैग वाली बात थी, वो भी हमारी यहां पर क्लियर हो गई कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहां पर जो लाइट क्वांटम का एब्जॉर्प्शन है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस है। वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस है। तो इन आइंस्टाइन्स पिक्चर द बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्वांटम बाय एन इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, और ये प्रोसेस कैसी है, इंस्टेंटेनियस। तो इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, thus whatever may be the intensity, the number of quanta of radiation per unit area per unit time जो यहां पर होगा वो कैसा होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस होगा। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, फोटॉन्स ऐसे फॉल हो रहे हैं, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसको इंटरेक्ट करना से मतलब ही नहीं दुनिया से, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। आया, उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, तो इंस्टेंटेनियसली वो एनर्जी ट्रांसफर किया। वो एनर्जी अगर हमारी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल जाएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब 10 अगर होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 की जगह 20 फोटोन फॉल होंगे तो 20 निकलेंगे। कंडीशन वही कि ये ग्रेटर देन ये, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा।
और तब जाकर फिर हम लोग बाकी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, ये चीज। उसके बाद फिर आता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली बात। कौन सी स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए वही है कि काइनेटिक एनर्जी अगर है किसी के पास और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा इस डायरेक्शन। वर्क की डायरेक्शन नहीं होती, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन पर लगाना पड़ेगा, निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। वर्क की डायरेक्शन नहीं होती, बट निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन पर लगाना पड़ेगा, तो निगेटिव वर्क होगा। यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा, वर्क जो करेगा, वो इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? तो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो सबसे बढ़िया है कि हम यहां पर क्या लगा दें? एक लगा दें कुछ इस तरीके का बैटरी। क्या लगा दें? एक बैटरी। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अप्लाई कर दें, जो हमारा कलेक्टर प्लेट और एमिटर प्लेट था उसके बीच में, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ऐसा पोटेंशियल मिले ताकि वो उसके मूवमेंट को क्या करे? कम करे, रोके। ठीक है, रिटार्ड करे और उसको रोक दे। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल ही ना पाए, यहां से, उसके लिए उसको उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क करना पड़ेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा वर्क डन के। और वर्क डन कैसे निकल कर आता है हमारा? वो निकल कर आता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी नॉट क्या है हमारा? वही पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको कि हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और ई क्या है हमारा? चार्ज है। तो ई वी नॉट, ये बन गया हमारा वर्क डन। तो के ई इज इक्वल टू, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ई वी नॉट से, तो ये बन जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसी को देखो, फाई नॉट को हम लोग एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी जो है वो किस चीज के लिए है? न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि प्रिडिक्ट करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। किसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। और इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये देखते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये कांस्टेंट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। इसके जो आगे डिस्कशन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जहां पर कि वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे, और जो फोटोन है उसको समझेंगे कि फोटोन की जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या है। उसके बाद फिर वेव नेचर ऑफ मैटर पर जाएंगे। तो आई होप जो आज का डिस्कशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।